नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गाय की तस्करी, गाय की हत्या, गो हत्या, ये सारा कुछ जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? असल में सारे टीवी मीडिया, सारे न्यूज चैनल, सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो ही आप गौ तस्करी सुनते हैं या गोवध सुनते हैं तो आपके दिमाग में अमूमन एक चेहरा आता है कि कोई मुसलमान होगा, वो गायों की तस्करी कर रहा होगा, गायों को बेच रहा होगा, गायों को काट रहा होगा, गायों को खा रहा होगा, जाने क्या क्या कर रहा होगा। ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लगता है कि हर मुसलमान अपने घर के फ्रिज में गाय का मीट रखता है और धंधे के रूप में गाय की तस्करी करता है। अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूं बनारस से। बनारस यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। बनारस यानी हिंदू धर्म के हिसाब से एक बेहद पवित्र स्थल। नहीं, बनारस से वो कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूं जिसमें दो जापानी पर्यटकों को इसलिए परेशान किया गया, उनको हड़काया गया, माफी मांगने पे मजबूर किया गया क्योंकि उन्होंने सांता क्लॉज की टोपी लगाई हुई थी। वो खबर तो पुरानी हो गई। नई खबर के लिए मैं आपको ले चलता हूं बनारस और बताता यह हूं कि वहां पर पुलिस की टीम ने पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। इंटर स्टेट जो है, ये स्मगलर्स थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर गाय और दूसरे जानवर बेचा करते थे। इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ एक पिकअप वाहन था, अशोका लीलैंड्स का, और उस पिकअप वाहन में 4 जिंदा गायें थी। अब आपको फिर लगेगा कि गाय थी, पिकअप वैन था, गाय की तस्करी हो रही थी, तो फिर तो पक्का मुसलमान होंगे, और यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पक्का मुसलमान होंगे। और कौन हो सकता है? लेकिन यूपी पुलिस ने इनका नाम बताया है, जरा गौर से सुनिए। के निर्देशन में गोकसी पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस क्रम में थाना प्रभारी लंका के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई लंका पुलिस को। बीती रात गो तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी, 4 गोवंश और 2 बरामद किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। ये डाफी टोल प्लाजा के पास ये गुजरते थे और जैसा कि पूछताछ में प्रकाश में आया है, राजू पांडे और तीरथ कुमार सिंह 2 व्यक्ति हैं। राजू पांडे जो कौशाम्बी का रहने वाला है, जिसकी गाड़ी थी, जो ये कार्य पिछले 2 से ढाई महीनों से कर रहा था। उसका ये कहना था कि पहले ये सब्जी आदि का कार्य करता था और इधर बीच कुछ किस्त वगैरह की समस्या थी और इसी बीच ये तीरथ कुमार सिंह जो बिहार का रहने वाला है उसके संपर्क में आया और एक ड्राइवर के रूप में उसका उपयोग भी करता था और उसे हिस्सेदारी भी देता था। और तीरथ ही उसका माध्यम था जो बिहार तक छाता में एक जगह है, छाता करके एक जगह है, जहाँ ले जाके डिलीवर करते थे ये लोग। तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है ये, और ये दोनों मिल के पिछले 2 महीनों में कुल 12 चक्कर लगभग ये क्रॉस कर चुके थे। इनका बताना है कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, छोटी गाड़ी में ही 4 की संख्या में पशुओं को, गोवंशों को ले जाके तस्करी करते थे। पहले व्यक्ति हैं 40 साल के राजू पांडे जी और दूसरे साहब हैं 26 साल के तीरथ कुमार सिंह जी। इनके बारे में और डिटेल बता देता हूं। राजू पांडे जी के पिताजी का नाम है रामलोचन पांडे, भदेसर इचौली थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी के रहने वाले हैं। और तीरथ कुमार सिंह के पिताजी का नाम है भीम सिंह, निवासी हैं भोखरी के थाना मोहनिया जिला भभुआ बिहार के। यानी यूपी के पंडित जी और बिहार के हो सकता है ठाकुर साहब हो, जिस जाति के में हो, क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाति कोई भी हो, लेकिन दोनों लोग हिंदू हैं और गाय की तस्करी कर रहे हैं। यूपी से गायों को ले जाकर बिहार में बेचने की प्लानिंग थी। अब ये गायों की तस्करी किस लिए हो रही थी ये आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ जो केस किया गया है उसमें गोवध का भी केस है और पशुओं के खिलाफ क्रूरता का भी केस है। यानी आश्चर्यजनक है कि कम से कम एक साहब तो ब्राह्मण पक्के हैं, दूसरे साहब की क्या जाति है मैं नहीं जानता। ये लोग गाय की तस्करी कर रहे थे और बदनाम होते हैं मुसलमान। उत्तर प्रदेश में जितने भी बूचड़ खाने हैं, सबसे बड़े बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं, बदनाम किया जाता है मुसलमानों को। मैंने खुद देखा है, लोग गाय पालते हैं और गाय जब बिसुक जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो या तो उसको बेच दिया जाता है या उसको खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ प्लास्टिक खाओ, जो भी खाओ, लेकिन तुम्हें अब रोटी खिलाने के लिए, तुम्हें अब चारा खिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जब तक तुम दूध दे रही थी तब तक माँ हो, और जब दूध देना बंद हो गया तो सारा माँ का जो सम्मान है वो खत्म हो गया। सावरकर साहब को अगर पढ़े तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि गाय से बेहतर जानवर तो गधा है, बाकायदा लिखा है, कोट किया है मैंने, उनकी किताब को दिखाया है। खैर वो सब छोड़ देते हैं। ये हमारे देश के हालात हैं
चूंकि हिंदू गो तस्कर थे तो उनके खिलाफ कोई शोर नहीं होगा। दरअसल मैंने जब पता करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, कल भी मैंने कुछ लोगों से बात किया, पहले भी बात की थी, तो पता यह चला था कि गोरक्षक बनकर जो सबसे ज्यादा उछलते हैं उनका काम ही यही है कि 2-4 मुसलमानों को पहले मार पीट लो और उसके बाद गाय तस्करी का धंधा शान से करो, कहीं कोई रोकेगा नहीं। ये तो भला हो बनारस पुलिस का कि उसने बिना जात धर्म देके छापा मारा और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब यह खबर मैं देख रहा था उसी समय एक वीडियो मेरे सामने आया किरण रिजिजू का। किरण रिजिजू साहब आप जानते हैं सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और उत्तर पूर्व से आते हैं। देहरादून में उत्तर पूर्व के एक लड़के की मार मारकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। चिंकी कहा गया, चाइनीज कहा गया, गाली दी गई और पीट पीट कर हत्या कर दी गई। होने को तो वो भी हिंदू ही था और मारने वाले भी हिंदू ही थे। रिजिजू साहब इस वीडियो में कह रहे हैं कि यह एक दिन में नहीं हुआ है, यह नफरत धीरे धीरे फैली है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसकी जाति या उसका चेहरा मोहरा देखकर मार दिया जाना गलत है। यह बात किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं जो 10-15 साल 20 साल से हम लोग लगातार कह रहे हैं। जब वो वीडियो मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में तुरंत ये सवाल उठा और मैंने ट्विटर पर लिखा भी कि काश ये बात आपने तब कही होती जब उत्तर प्रदेश में अखलाक को लिंच किया गया था, या कम से कम तब कह दी होती जब उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां आपकी पार्टी की सरकार है, लिंचर्स को, अखलाक के हत्यारों को रिहा करने के लिए, उनके खिलाफ केस खत्म करने के लिए कोर्ट में गई थी। या आपने तब कह दी होती जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाई जा रही थी। या तब कह दी होती जब पश्चिम बंगाल में आपके सबसे बड़े नेता दिलीप कुमार घोष उन लोगों को माला पहनाते हैं जो मुस्लिम व्यापारी जो थे, व्यापारी भी क्या थे, जो मुस्लिम वेंडर्स चिकन पैटीज बेच रहे थे, उनके साथ मारपीट करने वालों को माला पहना रहे थे, वो रिहा होकर आए थे। तो काश आपने तब कही होती ये बात। यह हिंसा एक दिन में नहीं पैदा हुई है, धीरे 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 समाज को हिंसक बनाया गया है। देखा तो आपने भी होगा, गाजियाबाद से वो वीडियो आया था जहां हथियारों का स्टॉल लगा है। ऐसे हथियार जिन्हें रखना हमारी न्याय संहिता के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से अपराध है। तलवार रखी है, फरसा रखा है, ऐसे हथियार रखे गए हैं और लोगों को बांटे बेचे जा रहे हैं ये कह के कि अपने बहू बेटियों की रक्षा जो है इससे कीजिए। क्या यूपी की पुलिस लोगों की बहू बेटियां बचाने में नाकामयाब पूरी तरह से हो गई है? पुलिस ने हार मान लिया है कि वो लोगों की बहू बेटियां नहीं बचा सकते। गृह मंत्री तो यूपी में जाके कह के आए थे कि अब इतनी शांति है, अपराध इतना खत्म हो चुका है कि 12 बजे रात को भी कोई महिला पूरे गहने पहनकर शहर में घूम सकती है। और वहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग बहन बेटियों की रक्षा के नाम पर हथियार बांट रहे हैं। जो हथियार किस काम आएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, उनकी नीयत क्या है ये आप सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। यह अलग बात है कि एक बार फिर यूपी की पुलिस ने शानदार कार्रवाई की, छापा मारा, 10 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी लोगों की तलाश है, मुकदमे वगैरह दर्ज हुए हैं। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यह अच्छी बात है और यूपी पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है, यूपी पुलिस इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन आप हिम्मत देखिए, खुलेआम हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर बांटा जा रहा है। रिजिजू साहब, नफरत तो यहां तक पहुंच गई है, नफरत तो यहां तक पहुंच गई है कि बरेली में एक बच्ची अपना बर्थडे मनाती है और कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं कि यहां 2 मुसलमान कैसे हैं। लेकिन इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। इस मामले में भी जो सामने आया है कि बजरंग दल के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 या 5 लोग मुझे नहीं पता,
और एक जो इनका सरगना है फरार है, वीडियो बना रहा है, योगी जी से हाथ पांव जोड़ रहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमे वापस ले लिया जाए, मैं तो अपना धर्म बचाने गया था, जैसे कि हिंदुओं ने इसको ठेका दिया है अपना धर्म बचाने का, जैसे कि इसके जन्म के पहले हिंदू नहीं थे, जैसे कि इसके जन्म के पहले इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। ये हमारा धर्म बचाने आया है, हमारा धर्म तुम जैसे ठेकेदारों से नहीं बचता है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि रिजिजू साहब का गुस्सा नाजायज है, मैं जानता हूं उस गुस्से को, मैं समझ सकता हूं, वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और जैसा चेहरा मोहरा उस बच्चे का था जिसकी वजह से उसको मार दिया गया, वैसा ही तो हमारे मंत्री महोदय किरण रिजिजू का भी है। लेकिन क्या किरण रिजिजू चाइनीज हो सकते हैं, नेपाली हो सकते हैं? नहीं, किरण रिजिजू या वो बच्चा उतना ही भारतीय था जितना मैं हूं, जितना आप हैं, जितना कोई और है। एक बड़ा देश है, विशाल देश है हमारा, चेहरे मोहरे अलग हैं, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। और एक हिंदुस्तानी को जो उत्तर पूर्व में रहता है, देहरादून में, बिना किसी बात के सिर्फ उसके चेहरे मोहरे के चलते चिढ़ाया जाए, परेशान किया जाए और पीट पीट के मार डाला जाए, तो कैसे उसी उत्तर पूर्व से आने वाले मंत्री महोदय को दर्द नहीं होगा? बिल्कुल वो दर्द जायज है, उनका गुस्सा जायज है, उनकी आवाज में जो दर्द है उसको महसूस किया जा सकता है। मंत्री महोदय की पीड़ा का मैं पूरा सम्मान करता हूं और खुद को अपमानित महसूस करता हूं कि उत्तर भारत के लोगों ने ऐसी हरकत की है, लेकिन समाज के अंदर यह हिंसा जो भरी है सर, आपकी सरकार की उसमें अपनी भूमिका है। आपकी सरकार ने पिछले 10-11 सालों से इस हिंसा को रोका नहीं, इसको प्रभावी तरीके से रोकने की जगह कई बार तो बढ़ावा देते दिखे लोग। और काश अगली बार जब किसी मुसलमान को लिंच किया जाए, किसी ईसाई को लिंच किया जाए, किसी चर्च पर हमला हो, किसी दलित पर हमला हो, किसी आदिवासी पर हमला हो, आपके ही शासन का एक राज्य था जहां एक आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दी गई थी, तब भी आप खामोश थे। काश ऐसी हर घटना पर आप आगे आकर बोलें। आप तो सरकार में हैं, कार्रवाई करें। जो आपके सरकार के और सीनियर लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे लगातार कहें कि इस तरह की घटनाओं को रोको वरना देश बढ़ जाएगा। काश अगर आप ऐसा करेंगे तभी इस दर्द और पीड़ा का कोई मतलब है, वरना आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, लेकिन देश की पीड़ा लगातार रोज नए जख्म खाती रहेगी। उन जख्मों में रोज लोग नमक डालते रहेंगे और हमारा देश एक बिखराव की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।